जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर के हम लोग पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है उसके डिस्कशन पे बात करेंगे। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो आपने इससे पहले देखा होगा कि जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसमें हम लोग फ्रेडरिक सरियो के बारे में और साथ में फ्रेडरिक सरियो का जो कल्पना आदर्श और यूटोपिया था उसके बारे में, और फिर हम लोगों ने देखा कि निरंकुशवाद क्या होता है, निरंकुशवाद की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में, और साथ में देखा कि जब राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति जो 19वीं सदी में यूरोप में फैला तो उसमें क्या क्या चीजें जो है हुई इसके बारे में देखा। और फिर एक अगला जब टॉपिक लिए हम लोग उसमें आंसर टनल के बारे में, जो कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है, और आंसर टनल का राष्ट्र क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन जो है किया। और साथ साथ में जो आपका मैं बात करूंगा कि फ्रांसीसी क्रांति का जो एक टॉपिक हम लोगों ने शुरुआत किया था। टॉपिक क्या था आपका? फ्रांसीसी क्रांति। क्या टॉपिक आपका? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये जो टॉपिक नंबर 1 है इसका हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था फ्रांस की क्रांति कब हुआ, फ्रांस की क्रांति का क्या कारण है उसके बारे में हम लोगों ने पूरी की पूरी चीजें देखी। तो क्रांति का कारण के बारे में अच्छा सा डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में किया था। थोड़ा मैं शॉर्ट में जाऊंगा तो देखो, फ्रांस में पहले क्रांति का कारण क्या था कि लुई 16 का सम्राट बनना। मैरी एंटोनेट जो कि लुई 16 की पत्नी था और ये थी कहां की, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसका ज्यादा अधिकार होना, और फ्रांस में सामाजिक असमानता का होना, और फिर हम लोगों ने देखा कि पादरियों को विशेष अधिकार देना और फ्रांस में 12 लिब्रे का कर्ज होना, और फिर देखा कि तृतीय स्टेट जो था जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या था, जिस पर ज्यादा मात्रा में कर को लगाना और वहीं से कर की वसूली करना और अपने समस्त जो आपके समस्त जो पूरा का पूरा जो शासन बागडोर था उसको चलाना, और अंततः देखा निरंकुश शासन व्यवस्था। हम लोगों ने कारण देखा। अब समझिएगा इन सारे चीजों के कारण क्या हुआ, क्रांति हुआ। तो अगर जब ये क्रांति हुआ, गौर करना, क्रांति हुआ तो क्रांति का अर्थ क्या होता है कि किसी भी एक क्षेत्र से कोई एक चिंगारी, जैसे आप देखोगे जंगल में अगर आप आग लगने की पद्धति को देखोगे तो किसी भी एक क्षेत्र पे छोटा सा चिंगारी हुआ। अभी चिंगारी से क्या हुआ, एक छोटा सा पत्ता में वो आग आया और वो पत्ते में आग होते हुए किसी पेड़ में लगता है और धीरे 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 करके जो एक विशाल का पूरा जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में क्या होता है, आग लग जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आग, वो चिंगारी जो है वह एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरे से चौथे जगह और चौथे से पांचवे करके जो पूरे के पूरे जंगल में जो आग लगा। तो आखिर उसी प्रकार आखिर फ्रांस में जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसका आग कैसे लगा, और उस आग को दहकना, लगातार बढ़ा के रखना और अंततः 1789 में यह क्रांति के रूप में दिखना। आखिर ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कहीं तो इसकी चिंगारी उठी, चिंगारी उठ के एक लपट बना और लपट बनकर ये पूरा का पूरा फ्रांस में जो आपका निरंकुश व्यवस्था का जो राजगद्दी था जिसको खा गया। तो आखिर इस पूरे के पूरे पद्धति को जो संभाल के रखा वो क्या है, उस पे कब के बारे में बात करेंगे। यानी कि बात करेंगे हम लोग कि फ्रांस में लोगों के बीच सामूहिक भाव का उदय। यानी कि ये जो आग रूपी फ्रांस में जो क्रांति हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, सामूहिक भाव का उदय। तो आखिर लोगों में सामूहिक भाव का उदय कैसे हुआ और क्या क्या कारण के बाद फ्रांस में सामूहिक उदय के भाव को प्रचंड रूप देखने के लिए मिला, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाई, आपका क्वेश्चन आता है। जो कि मैंने बोला कि कहीं एक छोटा चिंगारी जो पूरा विशाल रूप लेता है, तो उसी तरह सामूहिक भाव का जो पहचान का भाव जो फ्रांस के लोगों के मन में आया, तो आखिर इस क्रांति वो जो भावना है वो किसी क्रांतिकारी के मन में हुआ होगा। अब वो क्रांतिकारी के मन में जो भावना था वो धीरे धीरे करके एक लोग से, एक क्रांतिकारी से दूसरे क्रांतिकारी के बीच, फिर तीसरे क्रांतिकारी के बीच, फिर लोगों के बीच, ऐसे करके क्या हुआ, बढ़ता चला गया। तो आखिर क्या किसके द्वारा जो ये भावनाएं एक से दूसरे के पास हस्तांतरित हुआ, तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो बात करेंगे आंसर पे। तो देखोगे तो फ्रांसीसी क्रांति का जो ये मैं बोलूंगा कि जो भी सामाजिक भावना था, ये भावना मैं बोलूंगा कि ये केवल क्रांति के समय आपको देखने के लिए नहीं मिला,
बल्कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भाव पैदा हो सकती थी। तो सबसे पहला इन्होंने काम क्या किया कि जो भी पैतृक, समझेगा, जो भी पैतृक भूमि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ला पैतृ, और नागरिक जिसको बोलेंगे ला सिटीजन। तो ये जो पितृभूमि है यानी कि जो भूमि है उसका मालिक आप हो, आपके बाप दादा हैं आप हो, और नागरिक विचार यानी कि आप फ्रांस के नागरिक हो। तो नागरिक का एक कर्तव्य होता है, नागरिक की एक विशेषताएं होती है, नागरिक को राजा से ये चीजें मिलती हैं, नागरिक के प्रति राजा जवाबदेही होते। ये सारी जो विचारे हैं पितृभूमि और नागरिकता की जो विचारे हैं, उनसे इन विचारों का जब क्रांतिकारियों के द्वारा आदान प्रदान हुआ और पूरे फ्रांस में जब ये भावना जब फैला, तो उससे सभी लोगों के बीच में एक संयुक्त सामुदायिक विचार पर बल दिया गया कि ये जो देश का है हमारा फ्रांस जो देश है, ये देश हमारा है, हमारे बाप दादाओं का है, और इस पे रहने वाले नागरिक जो है इनके शासन के बागडोर, और राजा को इस फ्रांस के जनता के या फ्रांस का जो नागरिक है उसके प्रति उत्तरदायी रहना पड़ेगा। ये जब भावनाएं सभी लोगों के मन में फैला तो ये कहीं ना कहीं एक संयुक्त विचार पर क्या क्या बल दिया। अब ये संयुक्त विचार का जो बल है ये वैसा ही वैसा रहे, इसके लिए क्या किया गया कि भाई एक नए संविधान के अंतर्गत एक संविधान बनाया गया, और उस संविधान के अंतर्गत समान अधिकार की भावना का उदय हुआ कि जब लोगों के मन में ये भावना जागृत हुआ कि जो भी जमीन है और जो भी नागरिक है वो उसी का मालिक है भाई, तो ये जो भावना है वो देश के सभी नागरिकों का होगा, ये विशेष अधिकार नहीं होगा, है ना, कुलीन वर्ग को ज्यादा दबाया नहीं जाएगा। तो ऐसी जो पद्धति है इसको समाप्त करने के लिए समान अधिकार का भाव क्या किया गया, पैदा किया गया। साथ में अब जब सब कुछ नया हो रहा था तो राष्ट्र का जो प्रतीक है यानी कि एक झंडा, तो एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा जिसको द ट्रायो कलर कहा जाता है, तो एक फ्रांसीसी तिरंगा चुना गया, और ये तिरंगा जो है वो बाद में जाकर राष्ट्रध्वज का क्या क्या जगह ले लिया। साथ साथ में वहां पे देखो देश को चलाने के लिए राजा चाहिए, लेकिन जनता तक उनके कामों को पहुंचाने के लिए और राजा को संभालने के लिए एक कोई ना कोई असेंबली होनी चाहिए। जैसे हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है, उसी तरह फ्रांस में एक असेंबली का निर्माण हुआ। तो उसको सबसे पहले जो नाम था उसका क्या नाम था, स्टेट जनरल, और स्टेट जनरल का चुनाव होता था। जैसे हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं, आपका प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उनके जो भी आपका मंत्री परिषद होता है उनको चुनते हैं, उसी तरह फ्रांस में स्टेट जनरल का पहले चुनाव होता था। लेकिन इस चुनाव में जो वोट डालने का अधिकार होता था वो राजा को, और राजा के जो विशेष अधिकार वाले जो आपके वर्ग हैं उनको होता था। लेकिन जब फ्रांस में जो क्रांतिकारी भावना फैला उसके बाद ये जो स्टेट जनरल का जो चुनाव हुआ वो सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया गया, यानी कि जिनका भी उम्र 21 साल है और 21 साल से ऊपर है सारे के सारे सक्रिय नागरिक हैं, और उनके द्वारा क्या हुआ, इनका चुनाव किया जाने लगा। और ये जो आपका स्टेट जनरल है उसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो बताइए नेशनल असेंबली का नाम पुराना क्या था, स्टेट जनरल, और स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो नेशनल असेंबली। और इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुनाव जो है किया जाता है। अब आगे समझिएगा, इतना सारा बदलाव जो है देखने के लिए मिला। अब कुछ ऐसी चीजें होती जो राष्ट्र के नाम पर किया जाता है। आखिर नए राष्ट्र का चुनाव हो रहा है भाई, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो राष्ट्र के नाम पे होगा। तो राष्ट्र के नाम पे क्या किया गया, तो नई स्तुतियां रची गई। स्तुतियों का अर्थ समझिएगा कि जैसे हम लोग राष्ट्रगान होता है, जैसे हम लोग का राष्ट्रगीत होता है ना, उसी तरह स्तुतियां रची गई। साथ में जो भी लोग उस समय जो भी नेशनल असेंबली में इकट्ठा थे या जो भी फ्रांसीसी क्रांतिकारी बनना चाहते थे या फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनको शपथ दिया गया कि हम भाई देश का आदर करेंगे, देश के कामों का आदर करेंगे, राजा का आदर करेंगे और सभी समान रूप से रहेंगे। इस तरह की अनेक शपथें ली गई और जो भी शहीद हुआ उनका गुणगान किया गया। क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो भी हमारा आंसर टनल का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था जिसमें मैंने बोला था कि किसी भी राज्य का आखिर एक आधार कहाँ होता है, तो वहां के जो भी आपके शहीद होते हैं उनके हिसाब से उनका होता है। अब हमारे जो भी शहीद हुए भगत सिंह, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे के जो हमारे पूरे के पूरे जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी जो भी शहीद हुए,
अगर ये सारे के सारे चोर होते हैं तो हमारा अस्तित्व कैसा बनता, चोर जैसा बनता। लेकिन सारे के सारे क्या है, महान पुरुष है, तो हमारे लिए क्या हुआ, ये महानता हुई और हम लोग कहीं ना कहीं उनको देखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे काम हुई। कुछ ऐसी चीजें हुई जो प्रशासनिक व्यवस्था पर लागू किया गया, यानी कि केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था पर लागू किया गया। अब ये जो केंद्र व्यवस्था जो लागू किया गया, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी भूभाग में रहता है, यानी कि पितृभूमि, अपने भूभाग पे रहने वाले सभी नागरिकों का, यानी कि नागरिक ले सिटीजन के रूप में क्या किया गया, सभी को समान कानून, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून बनाया गया कि ये जो कानून होगा ये सब पालन करेगा, चाहे वो पादरी वर्ग हो, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो क्या हो, अन्य वर्ग के लोग हो, तो सभी के लिए कानून बनाया गया। साथ में क्या गया कि जो भी देश का विकास कैसे हो, इसके लिए आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिया गया और भार तोल की एक समान पद्धति लागू किया कि नापने तोलने का जो एक समान पद्धति, ऐसा नहीं कि भाई एक पूरा का पूरा फ्रांस है, इसमें मान लो कि कुछ ऐसे ऐसे देश है, मैंने कुछ अलग अलग शहर है, तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। तो ये नापने तोलने के एक समान जो व्यवस्था लागू किया गया। और जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, जो छोटी छोटी बोलियां हैं, तो उनको घटाकर यानी कि प्रोत्साहित कर कर क्या किया गया कि एक बड़े भाषा का उदय हुआ, जिसको बोलेंगे कौन सा, फ्रेंच भाषा। और फ्रेंच भाषा को पूरे फ्रांस में फैलाया गया और बाद में इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर आखिर फ्रेंच को फ्रांस का राजभाषा क्यों बनाया गया, तो समझिएगा। अगर देखो, अगर बोला जाता है कि भारत बहुत पहले ही आजाद होता, कब चमक उठी सन 57 में, 1857 का घटना है, पहले ही आजाद हो जाता, लेकिन आजाद नहीं हो पाया। कारण समझिएगा कि उस समय जो भी, अगर आप ऐसे नॉर्मली अगर आप पूरे के पूरे भारत को देखते हो, तो चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बढ़ोगे तो उत्तर में ही बहुत तरह के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे झारखंड में आप देखोगे अलग भाषा है, बिहार में अलग भाषा है, उत्तर प्रदेश में अलग भाषा है, आप इधर केरला चले आओगे, तेलंगाना चले आओगे, है ना, उड़ीसा चले आओगे, तो इधर आपको अलग अलग भाषा देखने के लिए मिलेगा। तो जब अलग अलग क्षेत्र में, उसी तरह फ्रांस का जो पूरा शहर है उसमें अलग अलग भाषा देखने के लिए मिला, तो जब ये अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग होंगे, तो आप मेरे को बताओ, एक विचारधारा को एक से दूसरे में लाने के, दूसरे से तीसरे में लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अगर पूरे क्षेत्र में एक ही भाषा बोला जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो अब क्या होगा कि लोगों को वो बातें, वो विचारधाराएं समझ में आएगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि जो छोटे छोटे भाषा उनको उत्साहित कर एक विस्तारित भाषा का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंच भाषा, और जिसको बाद में राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है दे दिया गया। तो क्या है, पेरिस का फ्रेंच भाषा। अब क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि आपका फ्रांस का राष्ट्रभाषा किसे बनाया गया, तो आप क्या बोलोगे, तो आपका फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। यहां तक तुमको समझ में आ गया। अब बात करेंगे जैकोबिन क्लब की स्थापना के बारे में। देखो, क्योंकि आज अगर आप ये जो क्रांति फ्रांस से, गौर कीजिएगा, फ्रांस से यूरोप में देख रहे हो और यूरोप से अन्य सारे देशों में जो राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जैकोबिन क्लब का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर इसका स्थापना किसने किया सर। तो देखो, कभी भी आपको 10th क्लास में डेट नहीं पूछता इसके बारे में, जैकोबिन क्लब का डेट नहीं पूछता, डेट आपको क्लास 9 में पूछ दिया गया है। और मैं जाऊंगा, अगर आपने क्लास 9 को ध्यान से और ठीक से पढ़ा होगा तो आपने डेट जरूर बताओगे। आप ये मुझे बताओ कि जैकोबिन क्लब का स्थापना कब किया गया, आप मुझे डेट बता दो। लेकिन हम लोग बात करेंगे जैकोबिन क्लब के उदय का, जो कि आपके क्लास 10 में पूछता है। तो इसमें पूछेगा कि आखिर बताइए इसको किनके द्वारा स्थापना किया गया। तो जो भी फ्रांस के जो भी छात्र और जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, उनके द्वारा क्या किया गया, जैकोबिन क्लब का स्थापना किया गया। अब भाई क्लब है, तो अगर आखिर स्थापना किया गया तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो हम लोग कारण पे बात करेंगे। तो कारण समझिएगा, इसका मुख्य कारण क्या था कि मैंने क्या बोला, जिस तरह के जंगल में एक छोटी आग होती है, छोटी चिंगारी होती है, और चिंगारी पत्तों में, पत्तों से झाड़ियों में, झाड़ों से पेड़ों में, पेड़ों से विशाल पेड़ों में, और उन पेड़ों से पूरे के पूरे जंगल में वो चीजें हो जाती हैं। तो जब एक क्रांतिकारी के द्वारा एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई और उस जैकोबिन क्लब में जब बहुत सारे लोगों का समावेश होना शुरू हुआ, तो उससे एक समूह बना और उन समूहों के द्वारा अलग अलग जगहों पे जैकोबिन क्लब की स्थापना किया गया और वहां पे बहुत सारे लोगों का समावेश हुआ। और धीरे धीरे करते ये जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, जो फ्रांस में देखने के लिए मिला, वो क्या हुआ, अनेक क्षेत्रों में फैला। तो आखिर कारण क्या था, तो कारण मैंने आपको समझा दिया कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र के रूप में गठित होने में मदद करेगी। इसी के लिए क्या किया गया कि आपका जैकोबिन क्लब का स्थापना किया गया। इसलिए मैंने क्या बोला कि जब फ्रांस की समस्त घटनाओं की खबरें यूरोप में फैली, तो यूरोप के विभिन्न शहरों के छात्र और मध्यम वर्ग यानी कि शिक्षित वर्ग के सदस्यों ने क्या किया, जैकोबिन क्लब का निर्माण किया।
अब ये जब निर्माण किया तो गौर कीजिएगा कि आपको पता होगा कि 1789 में क्रांति हुआ, 1789 में क्रांति हुआ और फ्रांस में आपको घटनाएं देखने के लिए मिला। और जब ये जैकोबिन क्लब का स्थापना हुआ तो 1790 के दशक में इसका ज्यादा मात्रा में विस्तार हुआ, यानी कि 1790 से लेकर 1990 से लेकर 1980 के बीच में, 90 का दशक है, 90 और 80 के बीच में। तो इसके दौरान क्या हुआ, ये जो जैकोबिन क्लब है वो हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली जैसे शहरों के जो अलग अलग जो इलाके हैं वहां तक क्या हुआ, जैकोबिन क्लब का हस्तांतरण हुआ। तो क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है माय डियर फ्रेंड कि 1970 के दशक तक जैकोबिन क्लब का विस्तार किन क्षेत्रों में देखने के लिए मिला, तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे अनेक क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिला। अब बात करेंगे आगे। अगला है नेपोलियन का नियंत्रण क्षेत्र। टॉपिक आपका आता है कि नेपोलियन के बारे में क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि नेपोलियन का नियंत्रण क्षेत्र, तो आपको पता होगा कि फ्रांस में जब लुई का पतन हुआ उसके बाद नेपोलियन को राजा बनाया गया, तो नेपोलियन राजा बना। अब नेपोलियन के बारे में क्लास 9 में आपने बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो आप कमेंट करना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या देख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किया, इसके बारे में है। तो मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन का जहां तक बात आता है तो नेपोलियन ने जो भी उनका नियंत्रण का जो विशाल क्षेत्र आया, जहां तक नेपोलियन अपनी शासन व्यवस्था को संभाला, वहां पर शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए, सुधार करने के लिए बहुत सारा काम किया। और जो नेपोलियन ने काम किया माय डियर फ्रेंड, वो नेपोलियन जैसे नेपोलियन राजा बना तब से शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह बहुत पहले से ही क्या हुआ कि ये जो विचारधारा है वो लोगों के पास था और वो विचारधारा जो है लोगों ने पहले ही शुरुआत कर दिया, जो नेपोलियन ने बदलाव किया। तो आखिर ये क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम किया कि इसने क्या किया कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। गौर कीजिएगा सबसे पहला काम कि आपको पता होगा कि जब लुई का पतन हुआ उसके बाद किसके द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा पूरा का पूरा शासन बागडोर को अपने हाथों में संभाल लिया गया और उसके बाद फिर से लुई वहां पे अपना अधिपत्य कर लेता है। और वो घटना अपने क्लास 10 पे पढ़ लिया होगा। अधिपत्य किया और अधिपत्य करने के बाद जिस तरह का उन्होंने पूरा का पूरा शासन पद्धति को बनाया, जिस तरह का संविधान नेपोलियन के द्वारा बनाया गया, उस संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्रांस में जो राजतंत्र था जो कि मध्यम वर्गों ने लूट के लिया, उसको नेपोलियन ने अपने इस तरह का उसने मॉडिफाई किया कि जो प्रजातंत्र है, जो मध्यम वर्गों के द्वारा जो प्रजातंत्र की स्थापना किया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन जो इन्होंने नष्ट किया, इन्होंने राजतंत्र को वापस लाया और प्रजातंत्र को जो नष्ट किया, तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो एक पूरा का पूरा जो कानून व्यवस्था या जो संविधान व्यवस्था बनाया गया, उस पे हम लोगों ने क्या देखा कि प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन ने नई क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरे व्यवस्था जो पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था था फ्रांस का, वो अधिक क्या हुआ, तर्कसंगत और कुशल बन गया। तो पहला काम क्या किया कि राजतंत्र को वापस लाया और प्रजातंत्र को नष्ट किया और अपने क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे क्या हुआ कि पूरा जो व्यवस्था है वो अधिक तर्कसंगत और कुशल क्या हुआ, बन गया। फिर आगे हम लोगों ने क्या देखा कि नेपोलियन इसने क्या किया, उसके बाद नेपोलियन ने पहला तो भाई राजतंत्र का वापस किया, प्रजातंत्र को खत्म किया। उसके बाद क्या किया, नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन संहिता लागू किया गया। क्या किया, नेपोलियन संहिता लागू कर शासन व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाने का और अच्छे से काम किया। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि नेपोलियन संहिता क्या है। तो देखिए संहिता का अर्थ क्या होता है, कानून। क्या होता है, कानून। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि नेपोलियन के द्वारा बनाए गए कानून। अब इसके बारे में एक मैंने अलग से टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है, नेपोलियन संहिता देख सकते हो, जिसमें हम लोग विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या हुआ कि राजतंत्र को वापस लाया, प्रजातंत्र का खात्मा किया, है ना। आपने देखा कि नागरिक संहिता लागू किया गया। साथ में क्या किया गया कि जो भी डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाने का काम किया। कहां पे, तो डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में क्या किया, अपने प्रशासनिक व्यवस्था जो प्रशासनिक विभाजन है, यानी कि जो राजा के अधिकारी, सक्रिय नागरिक का चुनाव, ऐसे जो बहुत सारे जो पद्धति बनाया गया, उसको उन्होंने क्या किया, सरल बनाने का काम किया।
साथ में जो भी सामंती व्यवस्था है उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। यानी कि राजा और राजा के जो विशेष अधिकार प्राप्त लोग जो हैं वो विशेष अधिकार लेंगे, उनको कर नहीं लगेगा, या राजा के लोगों के द्वारा शासन चलाया जाएगा, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। साथ में किसानों को भूदासत्व, यानी कि जो भूमि का भूदासत्व मतलब क्या होगा, भूमि का दास। जैसे बहुत ऐसा होता था कि मान लो कि उनको पैसा चाहिए, कर्ज चुकाना होता था, क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा होता था फ्रांस में, तो कर्ज चुकाने के लिए वो लोग पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर होता था। अब कृषि हुआ नहीं तो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े सामंतों से, बड़े बड़े जमींदारों से जाकर क्या करते थे, कर लेते थे कि मैं इतना रुपया कर्ज में अपनी जमीन के लिए ले रहा हूं, आप अगर क्या बोलते हैं कि आप क्या करो भाई, तो आप मुझे कर दो, जब 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 मेरी खेती हो जाएगी तो मैं आपको कर्ज चुका दूंगा। तो जब नहीं चुका पाता था तो उसको क्या बना देता, भूदास बना लेता था। और साथ साथ में किसानों को जागीरदारी शुल्क जो होता था उससे इसने क्या क्या मुक्ति दिलाया, और इसने कहा कि किसानों की भूमि क्या है, किसानों की है। तो किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से क्या कराई, मुक्ति दिलाई। साथ में क्या हुआ कि जो भी शहरों में जो कारीगर होते थे, जो भी कारीगरों के श्रेणी होते थे, उनके संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यानी कि जो कारीगर होते थे और कारीगरों का जो श्रेणी होता है, जिस तरह मजदूर पार्टी हुआ, उस तरह जो कारीगर का जो श्रेणी संघ होता था, उनपे जो भी नियंत्रण लगाया गया था लुईस ओल्वा के द्वारा, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। साथ में यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार करने का इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। यातायात व्यवस्था यानी कि सड़कों का निर्माण किया गया है ना, और संचार व्यवस्था का क्या किया गया, सुधार किया गया। साथ में उन्होंने क्या किया कि किसानों, कारीगरों और मजदूरों और नए उद्योगपतियों के लिए नई नई योजनाएं क्या की, बनाने क्या क्या इन्होंने शुरुआत किया। तो इतना ज्यादा बदलाव क्या, पहला बदलाव क्या देखा हम लोगों ने, तो राजतंत्र का वापस लाके प्रजातंत्र को खत्म किया, नागरिक संहिता लागू किया, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, डच, स्विट्जरलैंड और इटली में सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से समाप्ति की उसकी खात्मा कर दिया, और कारीगरों का जो एक संघ होता है उसके लिए नियंत्रण को हटाया, यातायात और संचार व्यवस्था को ठीक किया, और नए नए स्कीम जो है लागू किया। अब हम लोगों ने जैसे देखा नेपोलियन संहिता, तो क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता क्या है, इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है। और सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कब लागू किया गया, तो आपको डेट याद रखना है 1804। कब की घटना, 1804। तो क्वेश्चन पूछता है माय डियर फ्रेंड, बताइए 1804 की नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन आएगा नेपोलियन संहिता से आप क्या समझते हैं, या नेपोलियन नागरिक संहिता से क्या समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपका मॉडिफाई करता है। तो बात करेंगे 1804 की, मैं किस पे बात करूंगा, 1804 की। तो क्वेश्चन आंसर बात करूंगा तो 1804 की नागरिक संहिता, इसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, या नागरिक संहिता के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब मैंने क्या बोला, संहिता यानी क्या होता है, कानून। तो ये जो कानून था नेपोलियन के द्वारा कानून, इसमें क्या क्या चीजें की गई उस पर बात करेंगे। तो नेपोलियन के सहित के द्वारा, यानी होगा संहिता के द्वारा, जो गलती हो रही है मैं उसको ठीक कर दूंगा पीडीएफ में, टेंशन मत लो। तो इसमें क्या क्या, सबसे पहले क्या किया गया कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष सबकी बराबरी का अधिकार दिया गया, और साथ ही संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, सुरक्षित करने का काम किया। ये पहला काम हुआ। साथ में क्या क्या किया कि इस संहिता को नेपोलियन ने क्या है, इस संहिता को नेपोलियन ने फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन, जो भी यानी कि जो फ्रांसिस के जो अधीन पूरा का पूरा जो जीता हुआ क्षेत्र था, जहां तक नेपोलियन अपना शासन कर रहा था, उन सभी क्षेत्रों में नेपोलियन संहिता को लागू करने का काम जो है वो नेपोलियन के द्वारा किया गया। बात करेंगे आगे। अगला देखिए, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछता है कि नेपोलियन की हार कब हुई थी, तो नेपोलियन की हार जो है वो 1823 में हुआ था। किस लड़ाई में, तो राइनलैंड की लड़ाई में हुआ था, और हुआ कहाँ था, तो लेप्सिंग में हुआ था। कहाँ होता, लेप्सिंग में हुआ था। तो ये रखिएगा, नेपोलियन का हार 1813 ईस्वी में लेप्सिंग में लड़ाई क्या था, राइनलैंड की लड़ाई पे क्या हुआ था, नेपोलियन का हार हुआ था। बात करेंगे आगे। अगला टॉपिक है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो राष्ट्रवाद के निर्माण में फ्रांसीसी क्रांति की क्या भूमिका थी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में विस्तारित रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करा है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो यहाँ से आप जरूर कर ले। साथ ही एक विशेष आप लोग के लिए सूचना है, क्या सूचना है मैं उस पर बात करूंगा कि अगर आपको साइंस का और साथ साथ में आपको एसएसटी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें हमारे नंबर, आपको मैं नंबर बता देता हूं 771770
49 और 78 पे आपको को कॉल करना है, आपको इसके लिए पीडीएफ दे जाएगा। लेकिन पीडीएफ के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो चार्ज क्या है कि केवल आपको 299 रुपया देना है और आपको एसएसटी का और साथ में साइंस का पूरा पीडीएफ जो है आपको जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे आपको दे दिया जाएगा। तो आपको लेना है तो आप उस नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।